उदयपुर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के कारणों को छुपाने पर यह आरोप जताया गया है। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर रवि शर्मा की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद ही रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर भी थे। पोस्टमार्टम करवाने की बात भी कही गई थी, फिर से रीपोस्टमार्टम की बात कही गई थी, रीपोस्टमार्टम भी हुआ था और अब सरकार के समक्ष मांग पूरी नहीं होने पर यह बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिर से पोस्टमार्टम कराने और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। परिजनों को आर्थिक सहायता, संविदा पर नौकरी की भी मांग यहां पर की गई है रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा। ये उदयपुर में आपको जानकारी में होगा, उदयपुर में डॉक्टर रवि शर्मा जो हमारे जेएलएन मेडिकल कॉलेज एनेस्थीसिया विभाग के रेजिडेंट थे और उनको एसआरशिप मिलने पर उदयपुर गए हुए थे, तो वहाँ उनके रात को वाटर कूलर के अंदर करंट आने की वजह से डेथ हुई। डेथ होने के बाद में जो उनका पोस्टमार्टम किया गया था वहाँ मेडिकल बोर्ड के द्वारा, उस मेडिकल बोर्ड में जो एक्चुअल कॉज था उसको मैनिपुलेट कर दिया गया। इसलिए वहाँ के रेजिडेंट और राजस्थान की जितनी भी रेजिडेंट है इस चीज़ से कि एक डॉक्टर की रिपोर्ट को चेंज कर देना और जिन लोगों की वजह से लापरवाही की वजह से वाटर कूलर के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक का जो करंट आया और उससे हमारे एक साथी की डेथ हुई, उसी के उसमें जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स और अजमेर के अलावा जयपुर, अजमेर, झालावाड़, कोटा, जोधपुर, बीकानेर सभी रेजिडेंट आज 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, अभी भी नारेबाजी, अभी भी मांगे ना पूरी होने की मांग और आज भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। जी बिल्कुल, डॉक्टर रवि शर्मा की उदयपुर मेडिकल कॉलेज में मौत के बाद जो है प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों में रोष है और इसी रोष को दर्शाते हुए अजमेर के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सभी रेजिडेंट डॉक्टर चाहे सीनियर और जूनियर सभी ने आज जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इमरजेंसी के बाहर 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते हुए उन्होंने नारेबाजी की है और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। उनका कहना है कि अगर डॉक्टर की ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही अगर तथ्य छुपाए जाएंगे तो फिर ये अन्य जो आम मरीज हैं उनके साथ किस तरह का कराघात हो सकता है। तो इस मामले में उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। फिर से पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो सभी के सामने रखी जाए और इस मामले में परिजनों को मुआवजा देने के साथ साथ ही उचित कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जो है रैली निकाली जाएगी, कैंडल मार्च निकाला जाएगा और अपना विरोध जो है वो सरकार के समक्ष जो है अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर इस आंदोलन को और जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। जो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो आज चेतावनी स्वरूप जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। कैंडल मार्च के साथ ही श्रद्धांजलि सभा का छोटा सा आयोजन जो है उनकी ओर से अब दोपहर में रखा जाएगा, शाम को कैंडल मार्च रखा जाएगा। तो एक बड़ा आंदोलन जो है उसकी ओर जो है सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन और जो है सरकार है उनको भी इस दौरान जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द समाधान इस मामले में निकले, इसे लेकर स्थानीय जो प्रशासन है उनकी ओर से भी जो है डॉक्टर से बातचीत की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को उन्होंने ज्ञापन दिया है। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को आगे तक रखा जाएगा जिससे कि इस मामले को जल्द से जल्द शांत किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अशोक। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में करंट से डॉक्टर की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब मामले में नया मोड़ आया है। डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद हुए 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अलग अलग तथ्य सामने आए हैं जिससे रेजिडेंट का आक्रोश और बढ़ गया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। डॉक्टर रवि शर्मा की मौत पर उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। डॉक्टर रवि की मौत कथित तौर पर करंट से हुई थी। उनकी मौत के बाद आरएनटी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पहले पोस्टमार्टम किया था, जिसके बाद रेजिडेंट्स की मांग पर जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल की टीम ने रीपोस्टमार्टम किया। दोनों रिपोर्ट्स में बड़ा अंतर पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में अंतर से बढ़ा आक्रोश। आरएनटी मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में करंट लगने की कोई जानकारी नहीं, जबकि एसएमएस हॉस्पिटल की रिपोर्ट में करंट लगने की संभावना को नकारा नहीं गया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर गलत रिपोर्ट बनाने का आरोप। मुझे लगा शायद कि यहाँ का बोर्ड अगर इतना ही लिख देता कि बिजली के करंट लगने से मृत्यु हो सकती है या होना पाया जाता है तो उसमें कोई दोराई नहीं था। पर यहाँ के प्रशासन ने अपने आप को बचाने के लिए ये चीज कभी भी इसमें नहीं लिखी। इस रिपोर्ट में सैंपल्स के साथ बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं इस सरकार से गुजारिश करता हूँ।
लापरवाह कर्मचारियों जिसमें हॉस्टल के वार्डन और चीफ वार्डन सहित RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा और पोस्टमार्टम की गलत रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। सर हम जो इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जैसे मैं प्राइमरी होते हुए जिम्मेदारी तय करते हैं, अपन तो एक वार्डन होता है, हॉस्टल का वार्डन होता है, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हॉस्टल की जो भी अनियमितता है उनको सुधार करने की होती है। फिर यदि वो नहीं सुनता तो उसके ऊपर चीफ वार्डन आता है, और चीफ वार्डन के ऊपर जो प्रभार होता है उसके ऊपर आता है प्रिंसिपल का। तो मेन जो इसमें जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठते हैं वो हमारे प्रिंसिपल सर है, जिनकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा सौंपते। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा डॉक्टर हुंकार भरते हुए कह रहे हैं कि जब तक 2 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। SMS हॉस्पिटल की रिपोर्ट में शरीर में झटके लगने की जानकारी सामने थी, लेकिन जो RNT मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट थी उसमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। तो लगातार जो रिपोर्ट की जो कई सारे बिंदु थे, उन दोनों बिंदुओं में बड़ा फर्क देखने को मिला। एक व्यक्ति की पोस्टमार्टम की 2 रिपोर्ट में बड़ा फर्क। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स का यह आरोप है कि क्योंकि RNT मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की लापरवाही इसमें थी, ऐसे में RNT मेडिकल कॉलेज द्वारा जो पोस्टमार्टम किया गया उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर बड़ा फेरबदल किया गया और उसे मैनिपुलेट किया गया, जानबूझकर उसमें जो मौत के ओरिजिनल तथ्य उनको नहीं डाले गए। तो ये बड़ा आरोप लगाते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल को लगातार रखने का निर्णय लिया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी उस संविधान बचाओ रैली में मौजूद रहेंगे। शहर के समीप जैन तीर्थ पर यह विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा ये आयोजन करवाया जा रहा है। तो संविधान बचाओ रैली आज कांग्रेस का ये बड़ा आयोजन होना है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर ही पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा ये विशाल रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। और चलिए बात बीकानेर से बड़ी खबर की। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी के बाद विभाग का एक्शन देखने को मिला। 4 अवैध गोदामों को सीज कर दिया गया है। कीटनाशक के 16, उर्वरक के 13 और बीज के 3 नमूने जांच के लिए भेजे गए थे और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आई उसके बाद से यह एक्शन देखने को मिला। बीचवाल थाना पुलिस को प्राथमिकता दर्ज करने के लिए परिवाद दिया गया है। संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। तो 4 खाद्य विभागों पर एक्शन देखने को मिला। विभाग एक्शन मोड में आया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पिछले दिनों औचक निरीक्षण किया, जिसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार की बू भी देखने को मिली। उसके बाद से आपने देखा कि विभाग एक्शन मोड में आया। खाद और बीज माफिया के खिलाफ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रही है। इस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाता है। खाद बीज माफिया पर एक्शन जारी। मंत्री की चेतावनी, गफलत पड़ेगी भारी। नकली खाद और बीज माफिया पर निकेल कसने के लिए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश भर में सख्त अभियान छेड़ रखा है, जिससे मिलावटखोरों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। ऐसी 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ग्रीन गोल्ड है। ग्रीन गोल्ड, ठीक है। इसका वो नाइफ है क्या? हाँ सर, नाइफ कचरा है। ये कचरा है, को बाजार में छोड़े। कट्टे खुलवाए, हथेली पर रखकर परखा। शुरुआती जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो गई। कहने सुनने की गुंजाइश नहीं बची। कृषि मंत्री के कानों तक पहुंची शिकायत आंशिक तौर पर नहीं बल्कि पूरी तरह सच थी। तस्वीरें बीकानेर की हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार रात बीचवाल क्षेत्र में स्थित एक बीज गोदाम पर अचानक छापेमारी की, जहां से करीब 80,000 किलो नकली और मिलावटी बीज बरामद किए गए।
कृषि मंत्री बिना किसी पूर्व सूचना के बीकानेर पहुंचे और अधिकारियों के साथ सीधे बिचवाल स्थित माल गोदार एग्रो एजेंसी के गोदाम में दाखिल हुए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खुद बैग खोलकर बीज की गुणवत्ता की जांच की और 3 अलग-अलग किस्मों के बीज एक ही पैकेट में मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। तो ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड का तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अब तीनों का कॉम्बिनेशन है जो परमिसिबल नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। दैट इज पॉइजन फॉर द एग्रीकल्चर। कृषि मंत्री ने कहा कि 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और कोई अफसर ज्यादा गड़बड़ी करेगा तो नौकरी से निकाल देंगे। अधिकारियों ने लापरवाही की, विशेषकर किशनगढ़ में वहाँ के 11 अधिकारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है। जो भी कोई होगा, वेदर इज द ऑफिसर ऑफ माई डिपार्टमेंट और एनी अनदर मैन हु इज लूटिंग द फार्मर ऑफ द स्टेट, ही वुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। कैबिनेट मंत्री ने किसानों से जुड़े मामलों में धांधली को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही है। साथ ही कहा है कि घटिया या नकली खाद बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। रविवार को कृषि मंत्री ने सूरतगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में एक गोदाम पर छापेमारी कर भारी मात्रा में खाद का अवैध भंडारण पकड़ा। गोदाम से कोरोमंडल, IPL और सरदार ब्रांड के DAP और दूसरे कृषि उत्पादों के करीब 30,000 बैग जब्त किए गए। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि किसानों की शिकायतों के आधार पर गोदाम पर दबिश दी। उन्होंने कहा कि गोदाम में 10 दिन पहले पहुंचे DAP की खेप को किसानों में वितरित करने की बजाय स्टॉक कर लिया गया था। 30,000 बैग DAP के हैं, 10 दिन पहले आ गए थे और इसको यहाँ पर इन्होंने स्टॉक कर लिया, जबकि किसान को ये वितरित हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा गोदाम में दूसरी कंपनियों की खाद भी बरामद की जो नियमों के खिलाफ है। दूसरे खाद भी यहाँ पर हैं, जैसे सरदार है और IPL का भी है, और ये एक कमरे में IPL, NPK, कोरोमंडल, सरदार सब है। वैसा गैरकानूनी है, सब कंपनी के एक जगह नहीं रखनी चाहिए। इधर नकली खाद और बीज माफिया पर कृषि मंत्री के एक्शन के बहाने कांग्रेस ने सरकार को घेरा। PCC चीफ डोटासरा ने कहा कि कृषि मंत्री भी बहुत देर से जागे हैं और अब कह रहे हैं कि इस मामले में अफसर मिले हुए हैं, इसीलिए मुझे खुद आगे आकर छापे मारने पड़ रहे हैं। कृषि मंत्री जी भी लेट जागे और 1.5 साल बाद में अगर ये कहना फसल के समय में कि मेरे यहाँ अफसर सब मिले हुए हैं और मुझे जाकर के मंत्री को खुद को जाकर के अगर करना पड़ रहा है औचक निरीक्षण, तो ये भी हमारे सरकार के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में मिलावटखोरी और नकली उत्पादों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। मंत्री मीणा ने दो टूक कहा है कि किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए बात श्रीगंगानगर की करते हैं। जीवनदायिनी गंग कैनाल में 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर महाराजा गंग सिंह चौक पर आज भी महापड़ाव का 8वां दिन है। कल देर शाम महापड़ाव स्थल पर यूथ कांग्रेस नेताओं, कचरा अड़ातिया और युवा कांग्रेस ने 24 घंटे का अनशन रखा और पूरी रात महापड़ाव स्थल पर ही गुजारी। महापड़ाव में अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें 2500 क्यूसेक पानी नहीं मिल जाता तब तक वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हमारी मांग एक ही है, 2500 क्यूसेक पानी। और 7 दिन से ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार पानी बढ़ाने के बजाय निरंतर दिन ब दिन कम करती जा रही है। किसान एक ऐसी चीज है जो कीड़ी से लेकर हाथी को पालती है, और किसान को अगर पानी नहीं मिलेगा तो सारे हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाएगी। तो इसलिए हम किसानों को समर्थन दे रहे हैं।
चलिए बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज प्राध्यापक और कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2024 की शुरुआत की जा रही है। 24 विषयवार 2202 पदों के लिए करीब 6 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। राज्य के 15 जिलों के 909 केंद्रों पर 23 जून यानी आज से ही 4 जुलाई तक परीक्षा ये चलेगी। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सोमवार को ग्रुप ए के तहत 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का पेपर होगा, यानी कि जो पहले पहर का पेपर है वो शुरू हो चुका है। और दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हिंदी का पेपर होगा, यानी कि 2 पारियों में पेपर आयोजित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को 60 मिनट पूर्व यानी कि 1 घंटे पहले ही केंद्रों पर आना होगा अपने एग्जाम सेंटर पर और उन्हें एंट्री दी जाएगी। OMR शीट में जो 5वां विकल्प है उसको भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को मूल कलर आधार कार्ड लेकर, यानी कि आपको आधार कार्ड कलर्ड लेकर आना होगा। आधार कार्ड में स्पष्ट फोटो नहीं होने पर अगर आपकी फोटो आधार कार्ड में क्लियर नहीं है तो उसके अलावा आपको और भी आईडी प्रूफ्स लेने होंगे, जैसे वोटर आईडी कार्ड आप अपना ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो आप ला सकते हैं ताकि आपकी फोटो का मिलान किया जा सके आपके आधार कार्ड से। दरअसल ये सब सुरक्षा लोक सेवा आयोग की ओर से आज प्राध्यापक और कोच परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आज से इस परीक्षा की शुरुआत है। 2 जनरल जो पेपर है उसका आयोजन जो है आज किया जाएगा। सामान्य ज्ञान और हिंदी का पेपर जो है आज होगा। उसके अलावा 24 अलग अलग विषयों के पेपर भी अलग अलग दिन पर आयोजित होंगे। 23 जून से 4 जुलाई तक इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच जो है परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। तमाम जो लोगों के दस्तावेज हैं वो चेक किए जा रहे हैं और इस दौरान जो गाइडलाइन है उसकी पालना यहाँ पर की जा रही है। पुलिस जो है उसकी जो है देखरेख के बाद जो उनकी सुरक्षा जांच है, स्क्रीनिंग के बाद वो जो है तमाम अभ्यर्थी अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उनका एडमिट कार्ड और तमाम जो चीज़ें हैं वो चेक की जा रही है। 4 जुलाई तक ये परीक्षा जो है आयोजित होगी। ऐसे में तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो RPSC की ओर से किए गए हैं। अलग अलग स्थानों पर जांच की जा रही है। प्राध्यापक जो है भर्ती परीक्षा के साथ साथ उसके एडमिट कार्ड जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। उनकी फ़ोटो की जो है वो मिलान की जा रही है। कड़ी सुरक्षा जो है उस दौरान जो है की जा रही है, जिससे कि इस परीक्षा का आयोजन सुगम और सुरक्षित रूप से किया जा सके। महिलाओं की अलग से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। उनके दस्तावेज जो हैं अलग चेक किए जा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो जो है 9 बजे से प्रवेश जो है उनको क्लास में दिया जाएगा और क्लास के अंदर जो है 10 बजे से परीक्षा जो है वो आयोजित होगी। तमाम अभ्यर्थी हैं वो पहुंच चुके हैं। अपने अपनी परीक्षा को लेकर तैयारियां यहाँ पर उन्होंने पहले ही कर ली थी और अब जो है अंदर प्रवेश की यहाँ पर तैयारी चल रहे हैं। स्क्रीनिंग आप देखेंगे किस तरह से स्क्रीनिंग एक विद्यार्थी की यहाँ पर की जा रही है। 24 जो है विषयों की अलग अलग जो है ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में कड़ी सुरक्षा का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है, जिससे कि किस तरह की जो है गतिविधि जो है यहाँ पर नहीं हो और कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा आयोजित की जा सके। 24 विषयों को लिए जो है परीक्षा 4 जुलाई तक होगी। ऐसे में आप देखेंगे अंतिम समय है जो है गेट बंद करने का। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच चुके हैं और क्योंकि ये परीक्षा जो है बेहद महत्वपूर्ण है सभी के लिए, तो ऐसे में 9 बजे तक सबकी वीडियोग्राफी जो है वो अंदर आने के दौरान की जाएगी। उसके बाद किसी को भी प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो पुलिस की सुरक्षा जाँच के बाद स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद जो है तमाम जो वीक्षक लगाए गए हैं उनके माध्यम से जो है चेकिंग यहाँ पर की जाएगी। सभी जो चेकिंग के बाद को अंदर प्रवेश दिया गया है और प्रवेश देने के बाद अंदर जो है एक बार फिर से तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर जो है चेकिंग होगी। तो एक बड़ा आयोजन जो है RPSC की ओर से किया जा रहा है। 24 विषयों को लेकर प्राध्यापक कोच परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच ये परीक्षा जो है 4 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। 24 अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रदेश भर में 15 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 909 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही स्कूल व्याख्याता और कोच भर्ती परीक्षा के पहले दिन पहली पारी में कुछ मिनट की देरी से पहुंचे परीक्षार्थियों को निराशा ही हाथ लगी है, यानी उनको निराश होकर ही लौटना पड़ा। कुछ मिनट की देरी से पहुंचे परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए काफी गुहार लगाई गई। यहां तक कि परीक्षार्थी दरवाजे के नीचे से झांकते हुए उन्हें प्रवेश करने की मन्नतें करते रहे, लेकिन उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला।